तो हेलो दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं 12th क्लास का यानी 12 क्लास का ओ सादा नीरा चैप्टर को। और ये वीडियो देखने के बाद आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाएंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी अन्य प्रकार की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उन सबको देखते हुए ही इस पीपीटी पर जो शब्द हैं उनको रखे हैं और इसी के बारे में हम समझने वाले हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब आपके बन जाएंगे। बस आप विश्वास के साथ और धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहे, कुछ समय तक आप खुद ही केस कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लेखक परिचय, क्योंकि लेखक परिचय से भी क्वेश्चन बनता है। लेकिन सबसे ज्यादा ना इस चैप्टर में ओ सादा नीरा जो चैप्टर है ना उसमें सबसे ज्यादा पूछता है यही क्वेश्चन कि इसका लेखक कौन है। तो जगदीश चंद्र माथुर, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को भी ध्यान रखना। जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1997 में हुआ था। और इनका निधन कब हुआ था? तो 14 मई 1978 में हुआ था। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? शाहजपुर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इनका शिक्षा देखते हैं, एमए किए हुए थे, अंग्रेजी से किए हुए थे। कौन से कॉलेज से किए हुए थे? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए हुए थे। देखिए सबसे बड़ी इनसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इन्होंने कौन सी परीक्षा पास की हुई थी। तो इन्होंने आईसीएस परीक्षा पास की हुई थी। जो आज आईएएस का परीक्षा होता है ना, वही परीक्षा को आईसीएस परीक्षा पहले कहा जाता था, आगे जाकर इसका नाम बदल दिया गया है। तो आज आईएएस और उस समय आईसीएस एक ही होता था और उस परीक्षा को पास किए हुए थे। पास कर लेने के बाद, यहाँ पर जॉब कर लेने के बाद यह चले गए अमेरिका प्रशिक्षण के लिए और शिक्षा ग्रहण करने के लिए यह अमेरिका चले गए। ज्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है कि जो जगदीश चंद्र माथुरे थे वो कौन सी परीक्षा पास किए थे? तो आईसीएस के किए हुए थे और बिहार में शिक्षा सचिव रहे हुए थे। यहाँ से इनका क्वेश्चन नहीं बनता है। जन्म मृत्यु कहाँ हुआ था, कैसे इनका स्थान क्या है, ये सब क्वेश्चन नहीं बनता है। ये वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है और ये वाला बनता है कि बिहार में शिक्षा सचिव कौन थे। लेखक का नाम दे देगा और यहाँ पर एक जगदीश चंद्र माथुर दे देगा, ये वाला दे देगा और पूछेगा। तो आइए इनके कुछ सम्मान भी है, सम्मान इनको मिला है उनके बारे में भी देखते हैं। इनको मिला है विधा वारिधि का उपाधि मिला है, कि विधा वारिधि का उपाधि मिला है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और देखिए इनको एक कालिदास अवार्ड भी मिला था और बिहार राज्यसभा का से पुरस्कारित भी किए गए थे इन्होंने। तो आगे देखते हैं इनका कृतियां क्या रही है। तो मेरी बांसुरी, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके कृतियां क्वेश्चन बनता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि इनकी कृतियां से क्वेश्चन बनता है। उनमें से देखिए मेरी बांसुरी, भोर के तारा और कोणार्क इंपोर्टेंट है, इस बात ध्यान रखना। और बंदी और सर्दिया ये एकांकी है, इस बात को भी ध्यान रखना। ये क्या है? मेरी बांसुरी, भोर के तारा, कोणार्क, बंदी और सर्दिया एक एकांकी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि मेरी बांसुरी क्या है? एकांकी है। पूछ देगा कि मेरी बांसुरी के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। देखिए ये शॉर्ट जो शब्द लिखे हैं ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए हम शॉर्टकट में एक शब्द इस पर सजाए हुए हैं और यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए इनके दो कठपुतली एक नाटक है जो कि बहुत फेमस नाटक है, हमेशा ऑब्जेक्टिव में आता रहता है ये वाला। दो कठपुतली एक नाटक है। और बोलते क्षण, ये भी इनका निबंध है जो कि सबसे महत्वपूर्ण निबंध है। देखिए जो जगदीश चंद्र माथुर है वो लेखक भी हैं, नाटककार भी हैं और एक प्रशासन सेवा में भी इनका सबसे बड़ा भूमिका रहा है। और इन्होंने नेतागिरी में यानी जो राज्यसभा में है उनमें भी इनकी ज़्यादा भूमिका रही हुई है। तो ये इन उपलब्धियां को हासिल किया है और इन्हीं के द्वारा लिखा गया जो है ओ सादा नीरा एक गंडक नदी को निरूपित करता है, गंडक नदी को निरूपित करता है, इस बात को ध्यान रखना। यहां से काफी क्वेश्चन पूछता है कि ओ सादा नीरा कौन से नदी को निरूपित करता है? तो गंडक नदी को। यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आइए अनेक बार पूछा है। आइए और देखते हैं कि देखिए ओ सादा नीरा है, आखिर वो है क्या? एकांकी है कि निबंध है? तो ये निबंध है। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन पूछता है कि जो ओ सादा नीरा है वो क्या है? तो एक निबंध है, इस बात को भी ध्यान रखना। देखिए जो एक गंडक नदी है, गंडक नदी के जो एरिया है ना उसमें सबसे ज्यादा एरिया आता है चंपारण का, यानी चंपारण का क्षेत्र सबसे ज्यादा आता है गंडक नदी में। तो इस चंपारण की चर्चा करते हैं इस चैप्टर में ओ सादा नीरा में और बताने की कोशिश करते हैं कि जो गंडक नदी है उसके आसपास में जो बसे लोग हैं उनकी संस्कृति क्या है, उनके जीवन प्रवाह क्या है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करते हैं इस चैप्टर में। देखिए इस चैप्टर में वो पूरी इतिहास और वर्तमान तक की बातें की हुई है और समझाने की कोशिश की है वहाँ के लोगों के कि आखिर तुम लोग क्या थे और क्या अब होते जा रहे हो। एक प्रकार से वह प्रेरणा का स्रोत वहाँ के लोगों के लिए बन जाते हैं। और चंपारण की जो एरिया है वो पहले कैसी थी और आज कैसी है, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करते हैं और बहुत सारे बातें करते हैं इस चैप्टर में। तो आइए नेक्स्ट पीपीटी पर हम समझते हैं पाठ सारांश को और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर
जो जगदीश चंद्र माथुरे हैं आखिर इस पाठ में क्या क्या बतलाए हैं इसी को समझते हैं और इसी से ही क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज्यादा। देखिए यहाँ पर लेखक परिचय से कम क्वेश्चन बनता है लेकिन पाठ सारांश लिए काफी क्वेश्चन बनता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो गंडक नदी है ना वो चंपारण में बहती है। सर्वाधिक एरिया इसका चंपारण में ही पड़ता है और भी जिला में पड़ता है लेकिन सबसे ज्यादा चंपारण के क्षेत्र में पड़ता है। ये नदी है तो नेपाल से निकलती है और गंगा में आकर मिल जाती है, इस बात को भी ध्यान रखना। ये नेपाल से बहकर कहाँ मिल जाती है? गंगा में। देखिए जो गंगा नदी है ना ये दक्षिण बिहार को और उत्तर बिहार को दो भागों में बांट देती है, इस बात को भी ध्यान रखना। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में बांट देती है। देखिए एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में पहले एक भी पुल नहीं हुआ करता था, क्योंकि जो उत्तर बिहार होता था ना यहाँ पर नील की खेती काफ़ी होती थी। नील की जो खेती है वो काफ़ी हुआ करती थी और जो लेबर होते हैं ना वो दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार की ओर ले जाए जाते थे और वहाँ पर ले जाकर वहाँ पर छोड़ दिया जाता। जैसे कि यहाँ के लोग जो थे वो काफ़ी विद्रोह किया करते थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेज की जो खिलाफत है ये दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार में न जा सके, इसलिए अंग्रेजों ने दिलचस्पी नहीं रखी थी गंगा नदी पर पुल बनाने में। अब नेक्स्ट समझते हैं चंपारण सत्याग्रह। देखिए जो चंपारण से जुड़ा ये सत्याग्रह है ये सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि चंपारण आंदोलन हुआ कब था? तो 1917 में हुआ था। आखिर क्यों हुआ था? ये नील की खेती के लिए हुआ था। जो वहाँ के किसान होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि हम नील की खेती करें और अंग्रेज चाहता है कि अगर तुम 20 काठा खेती कर रहे हो तो उसमें से नील की खेती 3 काठा तुम्हें करना ही होगा, जबकि ये कोई कानून नहीं था लेकिन अंग्रेजों के द्वारा ये कानून बनाया गया था। ये इसी नील की खेती को रोकने के लिए राजकुमार शुक्ल होते हैं वो गांधी जी के साथ कांग्रेस अधिवेशन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जाकर गांधी जी को बुलाते हैं और गांधी जी जांच पड़ताल के लिए वहां जाते हैं और देखते हैं कि वहां के किसान के व्यवहार की जो दुर्दशा थी वो एक जानवरों की तरह थी, क्योंकि वहां के जो अंग्रेज होते थे वहां के किसानों पर इतना काफ़ी अत्याचार करते थे कि जैसे कि अगर किसान उनके खिलाफ कोई भी बातें कर दे तो उनके घर को जला दिया जाता था, उसे जेल में डाल दिया जाता था, उन्हें काफ़ी मार पीटा जाता था और ज़बरदस्ती खेती कराया जाता था। यानी वहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया था और यही सब गांधी जी देखते हैं और अपना एक आंदोलन चालू करते हैं और यह आंदोलन होता है एक सत्याग्रह आंदोलन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया चंपारण आंदोलन वह कैसा आंदोलन था? तो यह सत्याग्रह आंदोलन था, यानी सत्य के हिसाब से वहां पर अपनी बात को मनवाना। यही गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन होता है 1917 में। यह इंपॉर्टेंट बात है। और देखिए ये आंदोलन करने के लिए गांधी जी प्लस में उनकी जो पत्नी होती है कस्तूरबा गांधी दोनों जाते हैं। कहां पर जाते हैं? तो देखिए मोतिहारी, वहां और मोतिहारी में कहां पर रहते हैं? तो भितियारवा में रहते हैं। ये भितियारवा गांव है। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी चंपारण में किस गांव में रुके थे? तो भितियारवा में रुके थे। देखिए ये भितियारवा में ना यहाँ के लोग इनको गांधी जी को रहने के लिए अपना घर तक भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अंग्रेज के डर से कहीं अंग्रेज घर देने वालों पर अत्याचार न कर दे, इसलिए वहाँ के लोग गांधी जी को घर तक नहीं दिया और गांधी जी को यह आंदोलन चलाने के लिए महुए के पेड़ के नीचे रहना पड़ा था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो गांधी जी थे भितियारवा में वो कहां पर रहकर आंदोलन करते थे? तो महुए के पेड़ के नीचे। आप सोच सकते हो कि एक व्यक्ति जो इतना महान होते हुए भी, जिसका गुजरात में काफ़ी धन संपत्ति है, वो सब छोड़कर त्याग कर केवल जनता के लिए, केवल समाज के लिए और समाज के लड़ने के लिए, और वो महुए के पेड़ के नीचे रह रहा है, तो ये महानता नहीं बनाएगी तो क्या बनाएगी? लोग कहते हैं कि गांधी जी क्या थे? यार गांधी जी बहुत कुछ थे। आइए देखते हैं। देखिए जब गांधी जी भितियारवा में गए ना तो वहाँ पर जहाँ रहते थे वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था थी वो काफ़ी दुरुस्त थी और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए गांधी जी द्वारा कुछ विद्यालय आश्रम खोले गए और यही आश्रम से एक आध क्वेश्चन पूछ ही देता है। देखिए 3 जगह खोले थे, एक भटहरवा में खोले थे, एक मधुबन में खोले थे, एक भितियारवा में खोले थे। लेकिन जो भितियारवा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछता है कि भितियारवा में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी हो गई थी गांधी जी के प्रभाव से। जी गांधी जी भितियारवा में रहते थे और वहाँ पर जो टीचर रखे थे यानी शिक्षक रखे थे वो पुंडलिक जी को रखे थे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है
कि पुंडलिक जी क्या थे, तो पुंडलिक जी एक शिक्षक थे, इस बात को भी ध्यान रखना। और कहाँ के शिक्षक थे, तो भितिहरवा के थे। और देखिए इनको कहाँ से बुलाए थे गांधी जी, तो बेलगांव से बुलाए हुए थे। देखिए गांधी जी का ये पुंडलिक जी ना सबसे अच्छा अनुयायी होते हैं, यानी छात्र होते हैं, और इन्हीं को पढ़ाने के लिए भितिहरवा में गांधी जी बुलाते हैं। आइए देखते हैं, गांधी जी का जो शिक्षा व्यवस्था था ना, वो किताबी नहीं था, वो व्यवहारिक शिक्षा था और स्वदेशी शिक्षा था। वो नहीं चाहते थे कि किताबी दुनिया में जो स्टूडेंट है वो जाए, वो चाहते थे कि तुम एक व्यवहारिक शिक्षा के ही ग्रहण करो और अपने ही राष्ट्र, अपने ही देश के शिक्षा को तुम सीखो और वहाँ के भाषा में ही तुम सीखो। ये विदेशी शिक्षा पर जोर नहीं दिए थे, ये स्वदेशी शिक्षा पर जोर देते हैं। कौन? गांधी जी। आइए देखते हैं, देखिए ये पूरे चैप्टर में ये तरह तरह के टॉपिक से ये चैप्टर बना हुआ है, कभी इतिहास से, तो कभी वर्तमान से, तो कभी अच्छाई, कभी बुराई। लेकिन बेसिक तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर दो ही पॉइंट पर बात किया गया है। एक चंपारण में होने वाले आंदोलन, जिसमें मुख्य हिस्सा होता है गांधी जी का, यह बात भी ध्यान रखना। और गांधी जी से ही रिलेट कर कर बातें की गई है पहले हिस्सा में। दूसरे के हिस्सा में आश्रय दिया है, तो आप देखते हैं हम, देखिए ये बुद्ध का आश्रय दिया है। ये जो चंपारण धरती है ना, वो बुद्ध को भी आश्रय दिया है। यानी देखिए जब हम चंपारण बोलते हैं ना, तो आप गंडक नदी समझिएगा। ये टोटल चैप्टर जो है गंडक नदी को ही निरूपित करता है, बशर्ते वहां के जो क्षेत्र है वो चंपारण में ज्यादा पड़ता है, इसीलिए तो आप चंपारण ही समझिएगा। तो ये जो गंडक नदी है ना, वो आश्रय बुद्ध को भी दी है और महावीर को भी दी है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। वैशाली किस नदी के आसपास पड़ता है? तो गंडक नदी के। देखिए 2500 वर्ष पहले कौन आए थे? तो महात्मा बुद्ध आए थे। कहाँ? तो गंडक नदी के पास। आगे देखते हैं कि 12वीं सदी का कांड क्या रहा है। तो देखिए यहाँ जो चंपारण के एरिया होता है, जो गंडक नदी के आसपास की एरिया होता है, वहाँ के जो शासक होता है यानी राजा होता है, उसका नाम होता है हरि सिंह देव। ये भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए हरि सिंह देव किस वंश का शासक था? तो ये कर्नाट वंश के शासक था। और कहाँ से आया था? तो दक्षिण भारत से आया था। और देखिए जो मिथिला ये आया ना, तो मिथिला के जो वहाँ के राजा थे उनको हरा कर और खुद ही वहाँ पर शासन करने लगा था। कौन? हरि सिंह देव। कहाँ के शासक था? दक्षिण भारत का था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, फिर 12वीं सदी में आता है ग्यासुद्दीन तुगलक। कौन आता है? ग्यासुद्दीन तुगलक। और हरि सिंह को हरा देता है। क्या कर देता है? हरा देता है। और जब ये हराता है ना, तो ये हरि सिंह देव कहाँ भाग कर चले जाते हैं? नेपाल में चले जाते हैं। एक बात बता दें आपको, जब ग्यासुद्दीन तुगलक हरि सिंह को जब हराने के मारने के लिए खोज रहा था ना, तो ये भाग कर चले गए थे नेपाल। लेकिन ग्यासुद्दीन तुगलक पूरी जंगल को कटवा दिया, चंपारण की पूरी जंगल को कटवा दिया। किसको खोजने के लिए? हरि सिंह देव को खोजने के लिए। समझ सकते हो। आइए देखते हैं एक धाकड़ प्रक्रिया क्या होती है। लेकिन सबसे पहले ये जान जाए कि कीमिया प्रक्रिया क्या होती है। यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीमिया प्रक्रिया क्या होता है। जैसा कि हरि सिंह दूसरे राज्य के थे, यानी दूसरे जगह के थे, लेकिन वह आकर कहाँ बस गए? चंपारण में। तो दूसरे जगह के व्यक्ति आकर कहीं दूसरे जगह बस जाता है, उसी प्रोसेस को यानी उसी प्रक्रिया को कीमिया प्रक्रिया कहा जाता है। ये भी बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ही देता है। अब देखते हैं कि धाकड़ प्रक्रिया क्या होता है। तो धाकड़ प्रक्रिया क्या होता है? देखिए जो नील की खेती होती थी चंपारण में, तो काफी मजदूर लगते थे और वहां पर मजदूरों की आवश्यकता पूरा करने के लिए अंग्रेजों द्वारा जो होता है छोटा नागपुर के पठार, वहां के जो आदिवासी होते हैं ना, आदिवासियों को गुलाम बनाकर ले आकर चंपारण में नील की खेती करवाई जाती है। और वही नील की खेती करने वाले जो होते हैं गुलाम मजदूर, वहीं पर ढल जाते हैं, वहीं की संस्कृति को अपनाकर और अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और यही प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? धाकड़ प्रक्रिया कहा जाता है। यानी कि एक जगह के व्यक्ति दूसरे जगह पर जाकर अपना काम करते हुए और वहाँ की जो संस्कृति सभ्यता को अपना लेता है, उसे धाकड़ प्रक्रिया कहा जाता है। और ये प्रक्रिया 8वीं सदी में चालू होती है। कौन चालू करते हैं? तो अंग्रेज करते हैं। क्यों करते हैं? तो नील के खेती के लिए। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। ये जो धाकड़ प्रक्रिया में क्या होते हैं, तो लोग भाड़े पर आते हैं, यानी मजदूर कौन किस पर आते हैं? भाड़े पर आते हैं। आगे देखते हैं कि थारू जनजाति क्या होता है। तो देखिए जो थारू जनजाति है ना, ये भी दूसरे जगह से आकर बसी हुई थी। कहाँ पर? जो गंडक की एरिया है वहां पर। ये बहुत ही गरीबी होने के बावजूद भी ये कला के प्रेमी होते थे। क्या होते हैं? कला। इनकी चित्रकला या नृत्य यानी नाच गाना में ये काफी निपुण हुआ करते थे। कौन? ये थारू जनजाति। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं इनकी भूगोल स्थिति क्या थी, यानी चंपारण की भूगोल स्थिति क्या थी। जो चंपारण की एरिया है ना, ऊपर पहाड़ है, लेकिन नीचे वाली एरिया जो गंगा की एरिया है
वो एक मैदानी एरिया है, इसलिए यहाँ पर कुछ मिट्टी पुरानी है और कुछ मिट्टी नई है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए जो नदी होता है ना, नदी में कहीं कहीं पर ऊंचा बन जाता है और कहीं कहीं पर गहरा बन जाता है, इसी को कहा जाता है ये चोर और मन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोर मन क्या होता है। ये कुछ नहीं होता है, ये जो नदी होती है, नदी बहती है, उस जो नदी के ऊपर वाला भाग उठा होता है उसे हम चोर कहते हैं, लेकिन जो गहरा होता है उसे हम मन कहते हैं। देखिए मन में हमेशा पानी रहता है, लेकिन चोर जो उठा हुआ भाग होता है वो जाड़े और गर्मी के दिन में सूख जाता है। सूख जाता है तो उस पर हम खेती भी कर सकते हैं, लेकिन मन जब उसमें हमेशा पानी रहता है तो उस पर खेती नहीं किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि इन जो जंगल था चंपारण में आखिर क्यों खत्म हो गया। तो देखिए 1962 में जो बाढ़ आता है उसी के कारण यहाँ के जंगल जो होता है वो खत्म हो जाता है। और ये सबसे बड़ा कारण जंगल खत्म होने का, वहाँ पर खेती करने के लिए लोगों द्वारा वहाँ के जंगल की कटाई काफ़ी की जाती थी। इसलिए जो चंपारण होता है यानी जो गंडक नदी होती है उसके जो आसपास में जंगल हुआ करते थे वो सभी खत्म हो जाते हैं। या देखिए जंगल खत्म होने का मुख्य कारण खेती ही है, क्योंकि जब भी खेती का विस्तार बढ़ता है तो लोग जंगल को काट ही देते हैं। तो सबसे बड़ा कारण यहाँ के खेती का होता है। देखिए जो लेखक होते हैं जगदीश चंद्र माथुरे, ये चंपारण को शिकायत भी करते हैं और बताते हैं कि पहले चंपारण क्या हुआ करता था, जहां बुद्ध महावीर तक और कहीं कहाँ के लोग आकर वहां बसा करते थे, लेकिन आज चंपारण क्या हो गया है। तो थोड़ा शिकायत भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा शिकायत तो ये वृक्ष पर करते हैं, यानी पौधे की कटाई पर करते हैं। देखिए वो बताते हैं कि जो वृक्ष है वो एक हमारा जीवन का अंग है। क्या है? जीवन का अंग है। सच में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो पौधों के ही देन है, इसलिए पौधे हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और इन्हें प्राकृतिक देवी कहकर हमें पुकारना चाहिए। और जो पौधे काटते हैं समझो कि वो प्राकृतिक देवी की मूर्तियां तोड़ रहे हैं और उन्हें इसका पाप एक दिन न एक दिन भुगतना पड़ेगा। कौन बताते हैं? लेखक बताते हैं। और देखिए ये भी कहते हैं कि जो चंपारण एक अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है, लेकिन वहाँ के लोग इसको सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो ये शिकायत भी करते हैं। बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यही कुछ चुनिंदे शब्द थे जिससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं।